Welcome to Major HS Kalsis Balin Academy. I'm Mr. देवेश, यू बायोलॉजी फैकल्टी। तो आज बेसिकली इस क्लास में हम एक टेस्ट कंडक्ट करवाने जा रहे हैं ताकि आपको मालूम चले कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में। तो स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी टेस्ट पेपर DM5। इससे पहले मैं DM4 करा था, जिसमें पहला क्वेश्चन है माइन्यूट सर्कुलर डिस्क्स floating in the blood which carry to the oxygen to the tissue and carbon dioxide away from them are called। देखो बेसिकली आपको मालूम है माइन्यूट सर्कुलर फ्लोटिंग डिस्क बोल रहा है। ये फ्लोटिंग डिस्क ऐसे देखो, साइड से ऐसा लगेगा और फ्रंट से देखोगे तो ऐसा लगेगा, साइड से देखोगे तो आपका ऐसा लगेगा। तो बोल रहा है कि कौन से ऐसे माइन्यूट छोटे सर्कुलर फ्लोटिंग डिस्क पाए जाते हैं जो कि क्या करते हैं, आपके ऑक्सीजन कैरी करते हैं टिश्यू तक, और कहाँ करते हैं, आपके कार्बन डाइऑक्साइड अवे करते हैं उनसे। तो उनको हम क्या बोलते हैं बेसिकली। देखो ये जो आपका काम है ना, ये आपके WBC का काम नहीं है ना, आपके मोनोसाइट का काम है, ठीक है। ये काम होता है आपके RBC का, रेड ब्लड सेल का। यही तो काम करता है। रेड ब्लड सेल्स आपके बेसिकली क्या काम करते हैं, ऑक्सीजन कैरी करते हैं और डिफरेंट पार्ट्स तक लेकर के जाते हैं। वो ऑक्सीडेटिव ब्लड इसीलिए कहलाते हैं, ठीक है। और बाकी ऑर्गन से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के, टिश्यू से ऑर्गन से बेसिकली आपका कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के कहाँ पे छोड़ देते हैं, जाकर के लंग्स तक। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड कौन कैरी करवाते हैं, आपके रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, RBC। क्योंकि RBC क्या होता है, आपका एक ट्रांसपोर्टिंग एजेंट होता है, तो वो आपका ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। इट कैन कैरी कार्बन डाइऑक्साइड, इट कैन कैरी ऑक्सीजन, इट कैरी फूड, इट कैरी एनर्जी, इट कैरी हॉर्मोन्स, बहुत सारी चीजें कैरीज करके चलता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। आपको अलग अलग पेयर्स दे रखे और आपको पता करना है इसमें विच ऑफ द अबव पेयर्स आर करेक्टली मैच, ठीक, कौन कौन सा भी करेक्टली मैच है, ठीक है। जैसे पहले आपका एंटोमोलॉजी। देखो एंटोमोलॉजी को हम क्या बोलते हैं, एंटोमोलॉजी ऑल्सो नोन एज स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। हाँ, एंटोमोलॉजी का मतलब यही होता है। एंटो मीन्स का, एंटो मतलब क्या होता है आपका बेसिकली इंसेक्ट्स, और लॉजी मीन्स क्या होता है आपका स्टडी, ठीक है। तो पहला वाला आपका पेयर ठीक है। माइकोलॉजी, देखो माइको और फाइको दो टर्म होते हैं, माइको और फाइको। माइकोलॉजी को हम फंगल बोलते हैं, फंगस। अगर किसी भी चीज की स्टार्टिंग में माइको लगा हुआ है तो फंगस रिप्रेजेंट करेगा, और फाइको लगा हुआ है तो आपके एल्गी रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका बेसिकली माइकोलॉजी। माइकोलॉजी आपका स्टडी ऑफ एल्गी नहीं होती, आपको होता है स्टडी ऑफ फंजाई या फंगाई। तो आपका सेकंड स्टेटमेंट गलत है। सेकंड, नेक्स्ट है आपका पीडियोलॉजी। तो पेडोलॉजी जो है बेसिकली ये क्या होता है आपका, आपके क्लाइमेट में जो बेसिकली सॉइल्स कैसे बिहेव करते हैं, सॉइल में न्यूट्रिशन क्या होता है, बेसिकली सॉइल की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, आपके पेडोलॉजी। तो ये भी ठीक है आपका। फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी आप जानते ही हो कि फार्मा मीन से क्या होता है आपका मेडिसिन और उनके इफेक्ट्स क्या होते हैं बेसिकली। अगर हम मेडिसिन के इफेक्ट्स और उनके बारे में पढ़ते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, फार्माकोलॉजी, ठीक है। तो आपको कौन कौन सा स्टेटमेंट ठीक है, कौन कौन सा करेक्ट मैच हो रहा है, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ कौन सा आपका ऑप्शन, सी, ठीक है। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्टिंग्विश मैन फ्रॉम अदर एनिमल्स। देखो मैन जैसे हम हैं, हम प्राइमेट्स में आते हैं, हम हाईली इंटेलिजेंट एनिमल्स में आते हैं, तो हमें बाकी सब एनिमल से क्या अलग करता है, his capacity to adapt the needs of the environment। देखो बेसिकली एक ये बात नहीं है, एवोल्यूशन खाली हमारे में नहीं हुई, एवोल्यूशन आपकी बाकी सब एनिमल्स में भी हुई है। हाँ, पहले के टाइम के जो एनिमल्स होते थे वो चीजों को अडेप्ट नहीं कर पाते थे, लेकिन आज हम हैं, दूसरी स्पीसीज है, बाकी अदर एनिमल्स है, उन्होंने भी तो अडेप्ट करा है चीजों को, उन्होंने भी तो हैबिटेट को अडेप्ट करा है बेसिकली। तो कहीं ना कहीं अडेप्टेशन हमने भी करी, कहीं ना कहीं अडेप्टेशन आपके बाकी एनिमल्स ने भी करी है। तो ये आप मेन डिफरेंशिएशन नहीं बोल सकते, क्योंकि ये आपके हम भी कर सकते, बाकी तरह एनिमल्स भी करते हैं। क्यूरियोसिटी, देखो क्यूरियोसिटी जो होती है, आप कह सकते हो कि हमारा ब्रेन जो होता है ना वेल डेवलप्ड होता है। जो हमारा फ्लोर ब्रेन है, जो थिंकिंग पार्ट होता है, सेरिब्रम होता है, वो हमारा कह सकते हो कि बहुत ज्यादा क्यूरियस होता है चीजों को लेकर के इधर उधर। बाकी जो एनिमल्स हैं आपके, हाँ वो भी क्यूरियस होते हैं, लेकिन इतने ज्यादा क्यूरियोसिटी नहीं होती उनके अंदर।
एनिमल्स में बाकी जो अदर एनिमल्स है वो ठीक है, अपना लाइफ स्पैन आपका जिएंगे, आपका रिप्रोडक्शन करेंगे, स्पीसीज कंटिन्यू करेंगे, खाना खाएंगे, मर जाएंगे। लेकिन जो मैन है वो बेसिकली अपनी क्यूरियोसिटी की वजह से उसने इवॉल्व, अगर आप एवोल्यूशन के टर्म्स में देखो, उसने फायर की डिस्कवरी की, उसने बेसिकली फिर घर बनाना स्टार्ट किया, फिर आज हमने इतने सारी चीज कर दी। हमने क्यों करा ऐसा? क्योंकि हमारे पास क्यूरियोसिटी है। हाँ, तो कहने की क्यूरियोसिटी जो है वो आपका ठीक है। हिज ब्लड ग्रुप, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई हमारा ब्लड ग्रुप जो है बाकी एनिमल से अलग है तो हमको अलग बनाता है, बहुत ज्यादा नहीं। हमारा ब्लड ग्रुप जो है ना बेसिकली आपका एक मंकी होता है, ड्यूसस मंकी, उनसे उसके बहुत सारे फैक्टर्स मैच करते हैं, तो हम बेसिकली प्राइमेट्स है। प्राइमेट्स का मतलब होता है आपका एप लाइक स्ट्रक्चर। हमारा जो स्ट्रक्चर है कैसा स्ट्रक्चर है? आपका एप लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि हमारे ब्लड के अलग होने की वजह से हम जो है बाकी एनिमल से अलग है, नहीं। हिज डीएनए, देखो डीएनए हमारा खुद का जो डीएनए है ना ह्यूमन का, बेसिकली मैन का जो खुद का डीएनए है इतने ज्यादा बैक्टीरिया के डीएनए से मिक्स होकर के बना हुआ है ना कि मतलब ये मान लो लाखों बैक्टीरिया म्यूटेट होकर के, बहुत सारे आप कह सकते हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके म्यूटेट करके हमारे डीएनए में अभी तक प्रेजेंट है। हमारा जो है ना डीएनए थोड़ा बहुत करके म्यूटेट हो ही रहा है, अभी भी हो रहा है, लेकिन हम बेसिकली बहुत बहुत ही आप कह सकते हो सब एटॉमिक लेवल पर हो रहा है कि उतना कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन हमारा जो बहुत पहले हमसे, हम देखो हम अभी होमोसेपियंस है, हमसे पहले होमो निएंडरथल था, उससे पहले होमो इरेक्टस था, उससे पहले होमो हैबिलिस था, बहुत सारे थे हमारे स्पीसीज, ठीक है। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि हम जो अब इवॉल्व हुए ना वो कहीं ना कहीं उनके डीएनए, उनके पुराने, उससे पुराने, उससे पुराने, उससे पुराने सबका डीएनए जो अभी भी हमारे थोड़ा 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 बहुत प्रेजेंट होगा अभी भी, ठीक है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ जो हमारा खुद का डीएनए है वो इतने सारे आप कह सकते हो कि ऑल्टरनेशन से प्रेजेंट है, बहुत सारी चीजें मिक्स हो रही है हमारे डीएनए में अभी भी। तो आप ये भी नहीं कह सकते कि हमारा डीएनए जो मेन रीजन है। तो करेक्ट क्या है इसमें आंसर आपका? देखो पहला गलत है, तीसरा गलत है, चौथा गलत है, आपका ओनली 2 वाला ऑप्शन ठीक है इसमें, ओनली 2, ठीक है। जो हमारी क्यूरियोसिटी है वो हमें बाकी सब एनिमल से बहुत अलग बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टिश्यू दैट फॉर्म्स बेसल फ्रेमवर्क और लिम्फॉइड ऑर्गन्स, बोन मैरो एंड लिवर आर। देखो ये एक ऐसा टिश्यू होता है बेसिकली जो कि आपका क्या क्या करता है, बेसल फ्रेम ऑफ लिम्फॉइड ऑर्गन, ठीक है, बोन मैरो और लिवर। तो बेसिकली अगर आप इन सबका देखोगे, लिम्फॉइड ऑर्गन भी आपकी इम्यूनिटी में काम करता है, बोन मैरो आपकी बोन फॉर्मेशन में काम करता है, और लिवर भी हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे यूरिन फॉर्मेशन करवाना, मतलब यूरिया जो है वो आपका लिवर ही तो बनाता है एमिनो एसिड से, बॉडी की पिगमेंटेशन कंट्रोल करना, फैट का एमल्सिफिकेशन करना फैटी एसिड्स में। बोन मैरो काम होता है आपके आरबीसी का प्रोडक्शन करना। लिम्फोइड ऑर्गन का मतलब होता है कि बेसिकली जो आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है, लिम्फ, बेसिकली लिम्फ नोड्स जो होते हैं, ठीक है। इन सबका जो बेसल फ्रेमवर्क होता है कौन बनाता है? देखो लिम्फॉइड टिश्यू है तो लिम्फॉइड खाली लिम्फॉइड का बनाएगा, लेकिन इसका बोन मैरो लिवर से कुछ लेना नहीं है। सिर्फ इलास्टिक टिश्यू जो है वो आपका खाली लिवर बनाता है, लेकिन उसका बोन मैरो लिम्फॉइड टिश्यू लेने देना कुछ भी नहीं है। एरियोलर टिश्यू जो है बेसिकली वो आपके लिम्फॉइड ऑर्गन बनाते हैं, थोड़ा बहुत आपके आरबीसी प्रोडक्शन में भी हेल्प कर सकते हैं, बाकी इनका लिवर से कुछ काम नहीं है। तो एक बचा आपका रेटिकुलर टिश्यू। देखो रेटिकुलर टिश्यू ऐसा टिश्यू होता है जो कि बहुत वाइड रेंज ऑफ आपका स्ट्रक्चर बनाता है, इवन आपके प्लांट से भी अच्छे खासे पाए जाते हैं। आपके जो रेटिकुलर टिश्यू होता है वो आपका स्क्लेरोडेमा भी बनाता है, प्रोडक्शन भी हेल्प करता है। यहाँ पर एनिमल में, हमारी बॉडी में बेसिकली बोन मैरो अंदर जो फ्लूइड होता है वो इलास्टिक तो होता है बहुत ज्यादा, लिवर उतना ज्यादा हार्ड थोड़ी ना है, हाँ डेंस है थोड़ी, इतना ज्यादा हार्ड नहीं होता। आपका बेसल फ्रेम ऑफ लिम्फोइड ऑर्गन वो भी उतना ज्यादा हार्ड नहीं होते। लेकिन अगर मैं प्लांट की बात करूं तो प्लांट में भी स्क्लेरोडेमा भी फॉर्म करते हैं। तो रेटिकुलर टिश्यू जो होता है बहुत वाइड रेंज ऑफ ऑर्गन्स, बहुत वाइड रेंज ऑफ पार्ट्स का फॉर्मेशन करते हैं आपके, ठीक है। तो सही क्या होगा आपको इसमें? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है which of the following cell organelles are not found in bacterial cell? ग्लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स। देखो तो बेसिकली आपको मालूम है कि बैक्टीरियल सेल जो होता है, बैक्टीरियल सेल कैसा सेल होता है? ये बैक्टीरियल सेल जो है क्या आपका, ये होता है आपका प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब होता है आपका बहुत ही ज्यादा अंडर डेवलप्ड, पुअरली स्ट्रक्चर कह सकते हो आप, वेल डेवलप्ड भी बिल्कुल भी नहीं होती आपके, सिंपल सेल होते, कॉम्प्लेक्स सेल नहीं होते आपके। बैक्टीरियल सेल को इसलिए हम क्या बोलते हैं आपके, बेसिकली प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो पूछा गया कि क्या क्या जो होता है नहीं पाया जाता। तो पहले तो देखो आप कह सकते हो राइबोसोम, जो देखो इसमें से ना एक राइबोसोम ही है जो कि आपका एक मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल है, इसके पास अपना खुद का मेम्ब्रेन नहीं होता, मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल।
जिसकी वजह से दोनों टाइप ऑफ सेल में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में भी और यूकैरियोटिक में। बाकी जितने भी आपके बचे कुचे हैं, ग्लाइकोसोम जो है आपके पैराक्सोम का एग्जांपल होता है, वो भी आपका कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनेल है, जिसकी वजह से वो आपके यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। दूसरा आपका लाइसोसोम है, जिसको हम सुसाइडल बैग ऑफ द बॉडी के नाम से भी जानते हैं, और ये भी आपके यूकैरियोटिक सेल में ही पाया जाता है। कि उसके कॉम्प्लेक्सिटी की अगर मैं बात करूं तो इनके पास बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, डाइजेस्टिव हो गया, हार्डवेटिक हो गया, जो कि आपके सेल्स को बर्स्ट कर देते हैं, आपका सेल मर जाता है, तो आपका लाइसोसोम भी मर जाता है। तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनेल है ना, तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनेल कैसे पाया जाएगा? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनेल नहीं पाया जाता। ठीक है, कौन कौन से नहीं पाया जाता? आपका एक ये नहीं पाया जाता, ये नहीं पाया जाता। अगर मैं बात करूं आपकी माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया को तो हम बोलते ही क्या, आपका सुसाइडल बैग ऑफ द बॉडी। ठीक है, सुसाइडल बैग ऑफ द बॉडी। तो बेसिकली सुसाइड लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ द बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस बेसिकली क्या प्रोड्यूस करता है? आपको प्रोड्यूस करता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अगर मैं माइटोकॉन्ड्रिया की बात करूं तो माइटोकॉन्ड्रिया आपका बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनेल है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स, क्योंकि बाइलेयर होता है, दो लेयर से मिलकर के बना, आउटर और इनर, दोनों के बीच में लिक्विड भी पाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? आपके मैट्रिक्स। और एटीपी का प्रोडक्शन करते हैं, और इतना ज्यादा मेजर ऑर्गेनेल होता है कि इसके पास अपना खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है, इट हैज इट्स ऑन डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए भी प्रेजेंट होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया आपके बेसिकली प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता, क्योंकि बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनेल होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। कौन कौन से नहीं पाए जाते आपके? ना ग्लाइकोसोम पाया जाता है, ना लाइसोसोम पाया जाता है, ना माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। तो 1, 2 और 3 करेक्ट आंसर कौन सा होगा? 1, 2 और 3, ऑप्शन सी। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। A particular cell organelle is sometimes referred as suicide bag because it contains enzyme that can break down the cell components or even the whole cell. Which of the following such an organelle? देखो, एक पार्टिकुलर टाइप का सेल ऑर्गेनेल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? सुसाइड बैग्स बोलते हैं, क्योंकि इसके पास ऐसा एंजाइम होता है कि खुद को भी किल कर सकता है, इवन ये आप पूरे सेल को मार सकता है। तो इस बेसिकली इस ऑर्गेनेल को हम क्या बोलते हैं? देखो, वैसे तो है आपका आंसर इसका लाइसोसोम, लेकिन आप समझो लाइसोसोम होता क्या है। लाइसोसोम जो होता है ना, इसके पास दो एंजाइम होते हैं, एक होता है हाइड्रोलिटिक और एक होता है आपका डाइजेस्टिव। दो एंजाइम्स है इसके पास, दो एंजाइम्स। ठीक है, हाइड्रोलिटिक सेल जो होता है ना, ये आपके पूरे सेल को किल कर सकता है, पूरे सेल को मार सकता है, बर्स्ट करवा देता है आपके सेल को ना, पूरा बर्स्ट करवा देता है। और डाइजेस्टिव क्या कर जाता है? उसको आप कह सकते हो कि बर्स्ट करने के बाद जो रेजिडुअल पार्ट होगा ना, जो बचा कुछ ऐसा होगा, उसको भी तो हटना जरूरी है, तो उसको हटा कौन कौन डाइजेस्ट कर जाएगा? डाइजेस्टिव एंजाइम डाइजेस्ट रेजिडुअल पार्ट, जो कि बचा कुछ ऐसा है, रेजिडुअल पार्ट। ठीक है, तो लाइसोसोम्स के पास इतने ज्यादा आप कह सकते हो कॉम्प्लेक्स एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं कि वो इवन खुद को भी मार सकता है और आपके सेल को भी मार सकता है, पूरे सेल को मार सकता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? आपके सुसाइडल बैग ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो लाइसोसोम का क्या होता है आपका? पार्टिकुलर सेल का क्या आपका ऑप्शन? ऑप्शन ए। ठीक है, कुछ आपको स्टेटमेंट्स दी गई हैं। पहला स्टेटमेंट है, नॉर्मल डाइट शुड कंटेन 75 ग्राम ऑफ फैट। नॉर्मल डाइट जो होता है आपका 75 ग्राम ऑफ फैट होना चाहिए इसमें। देखो, फैट जो होता है ना, आप कहते हो कि फैट बेसिकली खाली ये नहीं है कि जो आपकी बॉडी का वेट बढ़ाता है या फिर आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल आता है, नहीं। फैट हमारी बॉडी में एसेंशियल फैट्स भी होते हैं जो कि हमें एनर्जी का प्रोडक्शन करवाते हैं हमारी बॉडी में। आपको मालूम है 1 ग्राम ऑफ फैट में आपकी बेसिकली 9 कैलोरी के आसपास मिलता है, 9 कैलोरी, जो कि बहुत ज्यादा अच्छी खासी एनर्जी है। तो फैट हमें चाहिए होता है ताकि हमारी बॉडी में एनर्जी थोड़ा सा ज्यादा रहे। ठीक है, तो हाँ, थोड़ा सा ज्यादा भी फैट होगा तो अच्छी बात है, मतलब 75 ग्राम ऑफ फैट एवरेज नंबर तो हमें चाहिए। फैटी एसिड शुड बी अ पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइट। देखो, फैटी एसिड जो होते हैं ना आपके सिंपलर फैट, मतलब सिंपलर फैट होते हैं। सिंपलर फैट का मतलब है कि आपकी बॉडी में उतना ज्यादा आप कह सकते हो वेट कॉज नहीं करवाएगा आपको, लेकिन हाँ अच्छा खासा ऑक्सीडाइज होकर के आपको एनर्जी प्रोवाइड करवाएगा। तो फैटी एसिड्स तो आपके होने ही चाहिए ह्यूमन डाइट में, क्योंकि आपके ये सिंपलर फॉर्म ऑफ फैट होते हैं। द सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी कैन नॉट सिंथेसाइज एनी फैटी एसिड्स। देखो, ये बोल रहे हैं कि आपकी हमारी बॉडी में जो सेल्स है वो आप फैटी एसिड्स नहीं बना पाते, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो कि आपका एक होता है ना ऑर्गेनेल, जिसका नाम सुना होगा आपने, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
एक होता है आरईआर जो कि राइबोसोम में प्रेजेंट होते हैं, एक होता है एससीएस में राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैन सिंथेसाइज लिपिड। लिपिड क्या होता है, आपके फैट से तो होते हैं, मतलब अगर हमारा सेल का ऑर्गेनेल ही बेसिकली फैट प्रोड्यूस कर पा रहा है तो सेल क्यों नहीं कर पाएगा, कर पाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नहीं कर पाता, तो ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। फोर्थ है डेफिशिएंसी डिजीज डेवलप ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कॉल्ड एसेंशियल फैटी एसिड्स। अगर आपकी बॉडी में एसेंशियल फैटी एसिड्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स भी बोलते हैं, अगर वो बहुत कम है आपकी बॉडी में, तो आपकी बॉडी में एनर्जी बहुत कम फील होगी, बहुत लो फील करोगे, बहुत वीकनेस फील करोगे आप अपनी बॉडी में। तो हाँ, अगर एसेंशियल फैटी एसिड्स कम है आपकी बॉडी में तो आपको डिजीज हो सकता है। तो पहला स्टेटमेंट ठीक है, दूसरा ठीक है और चौथा ठीक है। करेक्ट कौन कौन सा है, पहला, दूसरा और चौथा, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। तो ऑप्शन डी क्या है आपका सही ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है फॉलोइंग रिप्लेसमेंट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग बाय लेस न्यूट्रिटिव फूड लो इन प्रोटीन्स एंड कैलोरीज इन्फेंट्स बिलो द एज ऑफ 1 ईयर विल सफर फ्रॉम। देखो, आपको मालूम है बेसिकली जो फीमेल्स होती हैं पार्चुरेशन के बाद, प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद अपने बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो जो मदर्स का पहला मिल्क होता है ना, उसमें क्या होता है आपका कोलेस्ट्रॉम, एक ऐसा नेचुरल एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है जो कि बेबी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा। वो बेबी की बॉडी में क्या प्रोवाइड करवाता है, क्या करवाता है आपका एंटीबॉडीज, मतलब इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। तो इसीलिए मदर का पहला मिल्क जो होता है हल्का स्लाइटली येलोइश पेल कलर का होता है, स्लाइटली, ज्यादा नहीं, और बहुत ही थोड़ा सा डेंस होता है पहला पहला, क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में, बेबी की बॉडी में बेसिकली इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है बहुत ही ज्यादा, ठीक है। लेकिन अगर उसी बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग ना दे करके एक लो प्रोटीन डाइट दे दी जाए, लो प्रोटीन और लो कैलोरी वाली डाइट दी जाए, तो बेसिकली क्या होगा, 1 साल से कम बच्चे को, तो उसको कौन सी बीमारी होगी अगर 1 साल से कम बच्चे को अगर आप प्रोटीन की डाइट बहुत कम देते हो तो बेसिकली प्रोटीन डिफिशियंसी डिजीज हो जाएगी। तो ऐसी कौन सी बीमारी है जो मेनली बच्चों में देखी जाती है प्रोटीन की वजह से, मेनली बच्चों में, ठीक है। वैसे प्रोटीन की डाइट बड़ों में भी देखी जाती है, लेकिन बच्चों में जो देखी जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसका नाम होता है आपका मैरिस्मस। मैरिस्मस में क्या होता है, वैसे इसका आंसर आपका मैरिस्मस है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मैरिस्मस में क्या होता है कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके लिम्स, हाथ और पैर बहुत ही ज्यादा पतले हो जाते हैं और उनका स्टमक वाला एरिया स्वेल हो जाता है, स्टमक स्वेल हो जाएगा और हाथ पैर बहुत पतले हो जाएंगे उनके, ठीक है। तो ये बेसिकली प्रोटीन डेफिशिएंसी से होता है, नॉर्मली बच्चों में देखने को मिलता है, ना पेलाग्रा होता है ना रिकेट्स, आपके बोन्स वीक हो जाते हैं। क्वाशरकर जो है ना, क्वाशरकर, ये भी आपका प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज ही है, लेकिन ये आपके बड़ों में देखा जाता है, बच्चों में कौन सा देखा जाता है आपका मैरिस्मस। तो सही ऑप्शन क्या आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट है एक्सपोजर टू sunshine and diet rich in fish liver oils, oatmeals and sweet potatoes will not cause deficiency disease। देखो, अगर आप सनशाइन धूप में हो, ऐसा खा रहे हो जो कि फिश लिवर ऑयल में आपका मतलब फिश ऑयल जो होता है वो अच्छी डाइट है, ओटमील है और स्वीट पोटैटो है, तो इन सबको खाने के बाद आपको कौन सी डिजीज नहीं होगी, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस, फ्रीक्वेंट बोन फ्रैक्चर्स, रिकेट्स और फैटी लिवर। देखो, ऑस्टियो रिलेटेड जो भी है, ऑस्टियो रिकेट्स तो आपके बोन के रिलेटेड है। अगर आप सनशाइन में बैठ रहे हो तो आप कैल्सिफेरॉल वैसे ही बना रहे हो, आप तो विटामिन डी 3 तो आपकी बॉडी में वैसे ही बन जा रहा है बेसिकली, तो आपको बोन रिलेटेड डिजीज तो वैसे भी नहीं होने वाली, ना होगा आपको ऑस्टियोमलेशिया, ना होगा आपको ऑस्टियोपोरोसिस, ना होगा आपको रिकेट्स। ये तीनों आपके बोन रिलेटेड डिजीज ही हैं और ये तीनों आपके ऐसे ठीक हो जाएंगे आपका सनशाइन में रहने से। और आप बेसिकली कह सकते हो कि बेसिकली सनशाइन ही ठीक है। सनशाइन क्या काम करेगा आपकी बॉडी में, इसकी वेवलेंथ, सुबह की धूप की वेवलेंथ जो होती है वो 750 से लेकर के 800 नैनोमीटर तक के आसपास की होती है, जिससे हमारी स्किन जो होती है, स्किन विटामिन डी 3 रिलीज करता है, हमारे बोन्स आपके रिलीज करते हैं ताकि कैल्शियम एब्जॉर्प्शन हो पाए, हमारा किडनी भी थोड़ा बहुत विटामिन रिलीज करता है आपका डी, ठीक है। तो कहने के ये तीनों तो होगी ही नहीं हमें, ना हमें ऑस्टो मलेशिया होगा, ना हमें ऑस्टोपोरोसिस होगा, ना हमें रिकेट होगा। फैटी लिवर के लिए हमने क्या खा लिया, हमने फिश लिवर ऑयल खा लिया जो कि हमें फैटी एसिड्स, अगर आपका लिवर, अगर आपका देखो होता क्या है, आप जो भी जंक फूड खाते हो, आप जो भी ऑयली फूड खाते हो, ठीक है, आपका लिवर जो होता है ना वो क्लीन कर रहा होता है चीजों को। लेकिन अगर आप बार बार खा रहे हो, आप बार बार फैट, मतलब आप बार बार कोई ऐसा लिवर वाला खा रहे हो जिसमें आपके ऑयल है, ऑयल बार बार गर्म हो रहा है, ठंडा हो रहा है, गर्म हो रहा है, ठंडा हो रहा है, अगर आप जंक फूड खाते हो ऐसे, तो आपके लिवर जो होता है ना फैटी लिवर में कन्वर्ट होने लग जाता है, इसकी वजह से आपका लिवर स्वेल हो जाता है और कहने आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा दिक्कतें आती है,
ठीक है। तो अगर ये सारी चीज खाओगे तो आपको इन चारों में से, देखो, अगर आप ये चार चीजें खाओगे तो आपको इन चारों में से कोई भी डिजीज नहीं होगी, ना आपको ऑस्ट्रोमलेशिया होगा, ना आपको ऑस्ट्रोपोरोसिस होगा, ना आपको रिकेट होगा, ना आपको फैटी लिवर होगा। तो जब इनमें से कोई नहीं होगा तो इन चार ऑप्शन में सही ऑप्शन कौन सा होगा आपका? ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, corporate executives who work in top notch companies and travel to their office in early morning in their air conditioned car with tinted glass, spending their entire day in cabins are prone to suffer from deficiency of। देखो, बोला गया है इसमें कि कॉर्पोरेट सेक्टर में जो ऑफिस में लोग जाते हैं, अपनी गाड़ी में जाते हैं, उसमें एयर होता है, बेसिकली एयर कंडीशन एसी होता है उसमें, फिर आप जाकर अपने कैबिन में बैठ जाते हैं, फिर वहां भी आपका पूरा कवर्ड होता है, टेंटेड ग्लास होते हैं, आपका पूरा चीज कवर्ड होता है। तो उनको कौन सा डिजीज हो सकता है? कौन सा? कैल्सिटोनिन, कैल्शियम की कमी, बेसिकली ये तो आपके ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ाता है, तो ये तो नहीं होगा। साइकोनोबैलमिन, ये आपकी ब्रेन की फंक्शन के लिए बहुत जरूरी होता है, तो ये भी नहीं होगा। टोकोफेरोल आपका वाइटामिन होता है, ये भी नहीं होगा। देखो, ये आपका कोलोकैल्सिफेरॉल, अभी मैंने आपको थोड़े टाइम पहले बताया था कि कैल्सिफेरॉल जो होता है क्या होता है आपको? वाइटामिन डी, वाइटामिन डी। अब मुझे एक बात बताओ, ये कुछ ऐसे इंसान जो कि सनलाइट के, सनशाइन के बेसिकली एक्सपोजर में जा ही नहीं रहे, तो उनकी बॉडी में कहीं ना कहीं किस चीज की दिक्कत होगी? उनकी बॉडी में कहीं ना कहीं विटामिन डी की दिक्कत होगी, जिसकी वजह से उनके बोन्स में वीकनेस रहेगा, उनके बोन्स में फ्रैक्चर आने के चांसेस ज्यादा, उनके बोन्स लैश होने के चांसेस, रिकेट्स होने के चांसेस ज्यादा है, ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस ज्यादा है। तो बोला ही ऐसा गया है कि भाई ना वो धूप में जा रहा है, ना वो बाहर धूप सनलाइट हल्की सी भी ले रहा है, ना सनशाइन में थोड़ा सा भी जा रहा है, तो उसमें बॉडी में किस चीज की दिक्कत हो सकती है? उसकी बॉडी में विटामिन डी थ्री की कमी हो सकती है, विटामिन डी की कमी हो सकती है, इसकी वजह से उसकी बॉडी में ऑस्टियोपोरोसिस या रिकेट हो सकता है, रिकेट्स। तो सही ऑप्शन क्या आपका? विटामिन डी, जिसको हम क्या बोलते हैं? कैल्सिफेरॉल या कोल कैल्सिफेरॉल के नाम से भी इसको जाना जाता है, इसकी दिक्कत को, जिसमें रिकेट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब देखो क्या बोला गया आपका, द रूट ऑफ सर्कुलेशन इन द ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट में सर्कुलेशन का रूट क्या होता है आपका? तो अगर आप देखोगे, ये है लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। ये है आपका लंग्स, ये है बॉडी पार्ट्स। ठीक है, तो देखो आपके लंग्स से ऑक्सीजन ब्लड कौन लेकर के जाता है आपके लेफ्ट एट्रियम में? पल्मोनरी वेन। ठीक है, फिर लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहां पे जाएगा? आपके लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां जाएगा? आपके बॉडी पार्ट्स। बॉडी पार्ट से दो वेन से बिना कावा कहां जाएंगे? आपके राइट एट्रियम में, एक लो, एक सुपीरियर, एक इंफीरियर। फिर कार्बोनेटेड ब्लड या डिओक्सिन ब्लड कहां जाएगा? आपका राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से कहां जाएगा? आपके लंग्स, पल्मोनरी आर्टरी लेवल। ये अब छोटा सा आपका सर्कुलेशन है, हम बहुत डिस्कस भी कर चुके हैं इसके ऊपर। तो बोला गया कि रूट ऑफ सर्कुलेशन ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन हार्ट में क्या? देखो, लेफ्ट ऑरिकल से कहां जाएगा? आपके राइट, लेफ्ट ऑरिकल से राइट ऑरिकल में जाता है? नहीं, ये तो पहला भी गलत है आपका। राइट ऑरिकल से, राइट ऑरिकल से लेफ्ट ऑरिकल में जाता है क्या? नहीं, ये वाला भी गलत है। राइट ऑरिकल से गया, राइट ऑरिकल से क्या? राइट वेंट्रिकल, इसे क्या? पल्मोनरी वेन्स। ठीक है, पल्मोनरी वेन से लंग्स, लंग्स से क्या? पल्मोनरी आर्टरी। ये भी नहीं। देखो अब होता क्या है यहाँ पे, देखो ढंग से, राइट ऑरिकल से कहां गया? राइट वेंट्रिकल। राइट ऑरिकल से कहां गया? आपका राइट वेंट्रिकल। फिर ये क्या था आपका? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी से कहां गया? आपका लंग्स। लंग्स से कहां गया आपका? ये मैंने बताया था पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन से कहां गया आपका? लेफ्ट ऑरिकल। लेफ्ट ऑरिकल से कहां गया आपका? लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां गया आपका? आउटा। अगर मैं आपको बताऊं तो आपका थर्ड भी गलत है, आपका डी ठीक है। इसने यहां से स्टार्ट करा है, लेफ्ट ऑरिकल से कहां गया आपका? लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां, सॉरी, राइट ऑरिकल से कहां गया आपका? राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से कहां गया आपका? लंग्स थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी से कहां गया आपका? लंग्स। लंग्स से वापस कहां गया? आपके पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम या लेफ्ट ऑरिकल। लेफ्ट ऑरिकल से कहां गया? आपके लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से आउटा, आउटा से बॉडी पार्ट। तो सही सर्कुलेशन जो दिखाई गई है इसके हिसाब से, वैसे तो स्टार्ट आपका हमेशा लंग से यहाँ से होना चाहिए, लेकिन यहाँ से स्टार्ट करवाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ सीरीज इसकी बिल्कुल ठीक है। तो जो आपका है इसमें से ऑप्शन क्या होगा? आपका ऑप्शन डी।
नेक्स्ट है आपका व्हेन यूरिन is passed out several folds more than in a normal subject then condition is referred to as। देखो जब बहुत ही ज्यादा, देखो फ्रीक्वेंट टाइम यूरिन आप 2-3 बार जा सकते हो, 4 बार जा सकते हो एक दिन में आप, लेकिन अगर किसी इंसान को बार बार फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता रहता है, इसको इस कंडीशन में बोलते हैं पॉलीयूरिया। जो बार बार यूरिनेशन, आपके यूरिनेशन की कंसंट्रेशन बहुत बढ़ती रहती है, तो आप यूरिनेशन जाते रहते हो। तो ये जो बीमारी होती है आपकी, बीमारी कौन सी होती है आपकी बेसिकली? डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस। अब इसमें होता है क्या, मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली आप कह सकते हो कि इसमें ना आपको पॉलीयूरिया, दो कंडीशन होती है इसमें आपकी, एक होती है पॉलीयूरिया, एक होती है आपकी पॉलीफेजिया। इसको हम इंटेस्टाइनल हंगर के नाम से भी जानते हैं, और उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन। देखो ये दोनों कंडीशन ना आपके डायबिटीज इंसिपिडस के जो होते हैं ना, ये कह सकते हो कि सिम्टम्स होते हैं, इसमें इंसान को ना, उस पेशेंट को बार बार यूरिनेशन जाना होता है, बार बार यूरिनेशन जाते रहते हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी बॉडी में यूरिन की कंसंट्रेशन बढ़ती रहती है। और इंटेस्टाइनल हंगर का मतलब क्या है कि इनको भूख बहुत लगता है, इनको मतलब इनका ना मन में तो लालच आ जाता है कि मैं ये भी खा जाऊं, वो भी खा जाऊं। सेम आपका फ्रीक्वेंट थर्स्ट, उसको हम पॉलीडिप्सिया बोलते हैं, ठीक है, उसको इंटेस्टाइनल थर्स्ट के नाम से भी जाना जाता है, वो भी आता है इसके अंदर। तो कहने का ये सारे कंडीशन जो देखने को मिलते हैं, किसमें देखने को मिलता है? आपके डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है। नेक्स्ट है द काउ while standing up from sitting posture initially takes support and puts the body weight on। कोई गाय बैठी हुई है, उसको अगर उठना है, ठीक है, तो इनिशियली वो अपना बॉडी वेट किस पे डालेगी उठने के लिए? जैसे मान लो कि कोई भी काउ बैठी हुई है, तो ये उसकी बॉडी है, बाकी जो फोर लिम्स है, मतलब हिंड लिम्स है, पीछे वाले पैर, वो ऐसे बैठी हुई है, और सामने वाले पैर उसके ऐसे हैं। ये काउ जो है वो बैठी हुई है, ये उसके हिंड लिम्स है, ये दो उसके पीछे वाले पैर है, और ये उसके फ्रंट पैर है। तो जैसे ही वो बेसिकली उठने का ट्राई करेगी, तो जो इसके फोर लिम्स है, सामने वाले जो पैर है, ठीक है, वो अपना बॉडी वेट सामने वाले पैर पे डालेगी ना, तभी तो जाकर के पहले अपर बॉडी ऊपर करेगी, तब जो इसका ये पेल्विक वाले जो बोन है, मतलब पेल्विक वाला मतलब हिप वाले जो आपके पैर है उसके, तब उस पर जाके प्रेशर डालेगी। तो पहले इसने इनिशिएट कहाँ से करा? इनिशिएट करा उसने अपने फोर लिम्स से। और आपको मालूम है कि काउ जो होता है, फोर लिम्स उसके सामने वाले हाथ पे, मतलब हमारे चारों लिम्स ही कही जाती है, दोनों हमारे फोर लिम्स और नीचे वाले हमारे हिंड लिम्स हाइंड लिम्स होते हैं, ठीक है। हमारा जो पेटल है वो आपके हाइंड लिम्स में है, हमारा प्राइमेट्स का, लेकिन जो गाय होती है, रुमिनेंट एनिमल्स होते हैं, उनके पेटल आगे होते हैं, फोर लिम्स में होते हैं। तो बेसिकली वो उठने का जो ट्राई करेगी वो सामने वाले हाथ से करेगी ना, फोर लिम्स से करेगी, और यहीं पे आपके इसके घुटने होते हैं बेसिकली, यहाँ पे पेटलास। तो अपनी पूरी बॉडी का वेट इनिशियली कहाँ डालेगी? वो पेटलास ऑफ द फोर लेग, ठीक है, जो फोर लेग होते हैं उनके पेटलास पे अपनी बॉडी वेट डालेगी इनिशियली उठने के लिए अपना, फिर आगे वाला पोर्शन उठाएगी, फिर अपने पीछे वाले जो हिंड लेग्स है या हिंड लिम्स है उनसे उठने का वो ट्राई करेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पॉलिनेशन। पॉलिनेशन को देख करके क्या होता है? जिससे पहला स्टेटमेंट है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू ओव्यूल्स इन द सेम फ्लावर और डिफरेंट फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। देखो क्या लिखा गया? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू ओव्यूल्स। पहली बात तो एंथर से ओव्यूल पर नहीं जाता, एंथर से स्टिग्मा तक जाता है, ठीक है, ये तो ये भी गलत हो गया। इन द सेम फ्लावर और डिफरेंट फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो देखो जो आपका पॉलिनेशन जो होता है वो ट्रांसफरिंग प्रोसेस तो जरूर होती है, लेकिन वो आपके पॉलिन ग्रेन्स को कहां से कहां ले जाते हैं? आपके एंथर से कहां ले जाते हैं? आपके स्टिग्मा तक, नॉट ओव्यूल। तो ये स्टेटमेंट तो आपका इनकरेक्ट है। द पॉलिनेशन बाय विंड इज कॉल्ड एनिमोफिली। हाँ, पॉलिनेशन डन बाय विंड को हम क्या बोलते हैं? एनिमोफिली बोलते हैं, ठीक है। एनिमो वर्ड का मतलब क्या होता है? विंड। आपने सुना होगा एनिमोमीटर के बारे में, जो कि आपकी विंड की स्पीड और डायरेक्शन बताता है। तो एनिमो वर्ड का मतलब होता है विंड। ये स्टेटमेंट आपका ठीक है। थर्ड है pollination is a prerequisite for seed fruit development in the all flowering plant। देखो बेसिकली हो सकता है
कि क्या जरूरी है कि जो सीड की डेवलपमेंट हो पॉलिनेशन की वजह से ही हो, क्या बिना पॉलिनेशन की वजह से आप सीड डेवलपमेंट नहीं हो सकती? तो देखो हो सकती है जरूर। मैं आपको एक बात बताता हूँ, बहुत सारे आपके प्रोसेस होते हैं, उसको हम बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस या उसको हम बोलते हैं एपोमिक्सिस, जिसमें फर्टिलाइजेशन की जरूरत भी नहीं होती इवन। कुछ कुछ तो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मिमिक्री ही कर लेता है, मतलब पूरे इवेंट्स उसमें सेक्सुअल ऐसे होंगे, लेकिन उसको बोला जाता है कि मिमिक्री ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो उसमें जरूरी नहीं है कि हर चीज के लिए पॉलिनेशन, हर सीड फॉर्मेशन के लिए पॉलिनेशन की रिक्वायरमेंट ही हो। तो ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। सीड्स में डेवलप इन सम वाटर फॉर्म्स विदाउट पॉलिनेशन। देखो वाटर फंड्स जो होते हैं ना आपके, वाटर फंड्स, मतलब वाटर फंड्स हम किसको बोलते हैं? टेरिडोफाइट्स को बोलते हैं। वाटर फंड्स हम किसको बोलते हैं? टेरिडोफाइट्स। और टेरिडोफाइट्स में अगर आप देखोगे क्या लिखा हुआ है, सीड्स में डेवलप इन सम वाटर फंड्स विदाउट पॉलिनेशन। तो देखो पहली बात, अगर कोई भी आपके वाटर फन है तो वहां तक जाने के लिए वो जो भी गैमेट्स जाएंगे वो कम से कम आपके वाटर की तो हेल्प लेंगे। वाटर के सरफेस उसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिली। पॉलिनेशन डन बाय वाटर उसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिली। तो भाई जब तक इनमें हाइड्रोफिली होगा ही नहीं, गैमेट्स आपस में एक्सचेंज करेंगे ही नहीं, तो वो ये बेसिकली आपके रिप्रोडक्शन कर ही कैसे पाएंगे? तो सीड कैसे फॉर्म होगा? तो जो हाइड्रोफिल, जो बेसिकली आपके एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं या एक्वेटिक फर्न्स होते हैं, जैसे मार्सिलिया ही मान लो, मार्सिलिया आपके टाइप का एक्वेटिक फर्न है, वाटर वाले फर्न है, तो उसमें जरूर ही आपको हाइड्रोफिली या पॉलिनेशन डन बाय वाटर के थ्रू जाना ही पड़ेगा। गैमेट्स को नहीं जाएंगे तो पॉलिनेशन होगा ही नहीं, फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं, सीड फॉर्मेशन होगी ही नहीं। तो ये स्टेटमेंट भी क्या आपका इनकरेक्ट है। इसमें से करेक्ट कौन सा है हमारा? ओनली टू, ओनली टू करेक्ट है हमारा, ऑप्शन सी जो आपका ओनली टू। ठीक है। Gregor Mendel is often referred to as father of genetics since he first indicated the principles of heredity. His experimental material was, देखो ग्रेगोर मेंडल पहले एक मैथमेटिशियन थे ये, ठीक है। तो इनको प्रोबेबिलिटी के बारे में, आपके साथ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बारे में बहुत ज्यादा मालूम था। तो इन्होंने सोचा कि गार्डनिंग करते, तो गार्डनिंग में इन्होंने ना देखा कि मैं किस चीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ। तो इन्होंने जो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट अपना स्टार्ट किया था, इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स इसलिए बोला जाता है, इनका बहुत बड़ा योगदान है आपके जेनेटिक्स की स्टडी में, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले अपना एक्सपेरिमेंट में यूज करा था वो आपके पी प्लांट यूज करे थे, पी प्लांट। ठीक है। वैसे तो इन्होंने क्या करा था? पी प्लांट करा था यूज। इसमें क्या था, कुछ पी प्लांट आपके ड्वार्फ थे, कुछ कुछ आपके टॉल थे। तो ड्वार्फ के लिए इन्होंने टी टी डाल दिया, और कैपिटल के लिए क्या डाल दिया आपने? टॉल प्लांट के लिए क्या डाल दिया? कैपिटल टी, कैपिटल टी। ठीक है। बाकी पी प्लांट में अगर आप देखोगे तो पी प्लांट के जो सीड होते हैं ना, राउंड होते हैं, रिंकल्ड होते हैं। ठीक है। राउंड के लिए इसने कैपिटल आर लिखा था, और रिंकल के लिए स्मॉल आर, स्मॉल आर। कुछ आपके कैसे होते हैं, कुछ आपके ग्रीन कलर के होते हैं, और कुछ आपके येलो कलर के होते हैं। ठीक है। कुछ आपके राउंड ग्रीन होंगे, कुछ आपके रिंकल्ड येलो भी होंगे, कुछ आपके रिंकल्ड ग्रीन भी होंगे। तो ये है, अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो इसमें क्या चीज देखने को मिल रही है आपको कि पी प्लांट में क्लियर कट वेरिएशन, बहुत ही ज्यादा अच्छी वेरिएशन देखने को मिलती थी। पी प्लांट जो है उसमें क्लियर कट वेरिएशन वन ऑफ द मेजर रीजन था जो ग्रेगोर मेंडल ने आपका पी प्लांट चुना था, क्योंकि उसमें क्लियर कट वेरिएशन था और इसको उगाना बहुत ईजी था, और ये बहुत जल्दी आपके बेसिकली क्या करते थे? हाइब्रिडाइज कर लेते, फर्टिलाइजेशन कर लेते थे। तो बेसिकली इनका बहुत जल्दी सारी चीज हो जाता था, जिसकी वजह से उन्होंने क्या यूज करा था? आपका पी प्लांट यूज करा था। ठीक है। नेक्स्ट आपका डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम, अ congenital disease disorder in human beings is caused by, देखो डाउन सिंड्रोम क्या होता है? इट इज ऑल्सो नोन एज ट्राइसोमी। आप ट्राइसोमी का मतलब पहले ट्राइसोमी समझो। ट्राइसोमी का मतलब है, देखो हमारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना वो पेयर में काम करते हैं, पेयर में। नॉर्मली जो बिहेव करते हैं हमारे क्रोमोसोम कैसे करते हैं? पेयर में। अगर आपके पेयर में काम करेंगे तो ठीक है, अगर आपके पेयर में काम नहीं करेंगे, एक कम हुआ क्रोमोसोम में एक ज्यादा हुआ, तो आपको क्या हो जाएगी? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, या फिर हम क्या बोल सकते हैं? म्यूटेशन भी हो जाएगा। ठीक है। तो अगर एक क्रोमोसोम का बढ़ जाना या एक क्रोमोसोम का घट जाना, इसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो आपका डाउन सिंड्रोम जो होता है, डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? ये पहला पेयर है, ये दूसरा, ये तीसरा, ऐसे करते करते 21 और 22, और 23rd पेयर को हम सेक्स क्रोमोसोम के नाम से भी जानते हैं।
तो 21st क्रोमोसोम पे ना डाउन सिंड्रोम में 21st क्रोमोसोम पे एक और कॉपी ऐड हो जा रही है 21st पे, तो यहाँ पर आपके 3 क्रोमोसोम साथ मिलकर के काम करते हैं, और 3 भी नहीं होना चाहिए, मैंने कहा था एक कम भी नहीं होना चाहिए, एक ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। अगर ये होगा तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी, क्या आपकी बॉडी में म्यूटेशन आ जाएगी, आपकी बॉडी में फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो जाएगी, आपकी बॉडी में जेनेटिकली अपीयरेंस भी चेंज हो जाएगी आपकी। तो इस कंडीशन को बोला जाता है आपका ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम्स 21st। ट्राइसोमी का मतलब है कि एक ही जगह पे 3 क्रोमोसोम होना, 3 क्रोमोसोम होना, कौन से नंबर पे हुआ है आपको 21st पे, तो उसको हम क्या बोलेंगे आपका डाउन सिंड्रोम। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ व्हाइट वुमन मैरीज अ ब्लैक मैन, दे हैव 4 चिल्ड्रन, 2 सन एंड 2 डॉटर्स, व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ दीज चिल्ड्रन इज लाइकली टू बी ब्लैक। बोला गया कि एक व्हाइट वुमेन थी, उसने शादी करी एक ब्लैक मैन से, तो उनके 4 बच्चे हुए, 2 लड़के 2 लड़की। तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि इनमें से ब्लैक कौन से होंगे, बच्चों का कलर ब्लैक कैसे होगा। तो पहली बात तो ना 25% ना 50% ना 100% इसका आएगा ऑप्शन नन। अब इसका ऑप्शन नन क्यों आएगा मैं आपको बताता हूँ, ये सारे ऑप्शन इनकरेक्ट क्यों मैं आपको बताता हूँ। कि पहली बात, जो आपका बॉडी का कलर होता है ना मल्टीपल एलील, मतलब आपके एक फैक्टर पे कंट्रोल नहीं करता, खाली मेरे कलर पे या मेरे पार्टनर कलर पे या फिर किसी और के कलर पे डिपेंड नहीं करता। ये मल्टीपल एलील होता है। मल्टीपल एलील का मतलब क्या है कि उसको बहुत सारे फैक्टर्स मिल करके, बहुत सारे फीमेल के कैरेक्टर्स, बहुत सारे मतलब बहुत सारे मेल के जीन्स, बहुत सारे फीमेल के जीन्स मिल करके कलर डिसाइड करते हैं आपके बेबी का। खाली आप ये नहीं बोल सकते कि खाली ब्लैक होने की वजह से कि सारे बच्चे काले हो जाए, सारे बच्चे आपके कलर डिस्टिंग्विश हो जाए, नहीं। ये मल्टीपल एलिस कंट्रोल करते हैं, मल्टीपल जीन्स कंट्रोल करते हैं आपकी। खाली अगर आप ये सोचोगे कि ब्लैक मैन है तो भाई उसके बच्चे भी काले ही काले होंगे, तो नहीं। अगर कोई व्हाइट वुमेन है और वो ब्लैक के साथ बेसिकली मीटिंग करती है, तो कुछ फैक्टर्स आपके फीमेल व्हाइट वुमेन के भी जाएंगे और कुछ फैक्टर्स आपके बेसिकली ब्लैक मैन के भी जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बच्चा एकदम से ही काला होगा, हाँ उसका कलर हल्का सा फेड हो सकता है, लेकिन बिल्कुल भी ब्लैक वो नहीं होगा। क्योंकि कलर जो है, कलर आपका एक ऐसा फैक्टर होता है विच इज मेनली कंट्रोल्ड बाय मल्टीपल एलिल, मतलब बहुत सारे जीन्स मिलकर के आपके कलर्स को कंट्रोल करते हैं। तो बेसिकली कोई बच्चा ब्लैक तो नहीं होगा। सही ऑप्शन क्या होगा आपका, नन। नेक्स्ट है, अदर देन स्प्रेडिंग मलेरिया एनोफिलिस मॉस्किटो आर आल्सो वेक्टर्स ऑफ। मलेरिया छोड़ करके एनोफिलिस मॉस्किटो और क्या फैलाती है आपकी मलेरिया छोड़ करके, डेंगू फीवर, एंसेफेलिटिस, येलो फीवर या फिर फिलेरियासिस। देखो, फीमेल एनोफिलिस आपके ऐसे मॉस्किटो होते हैं जो कि गंदी जगह पे गंदे पानी पे बैठते हैं, और गंदे पानी पे डेंगू का मच्छर नहीं बैठता, एडीज नहीं बैठता, एडीज ये कॉज करता है, एडीज आपका येलो फीवर कॉज करता है, एंसेफेलिटिस भी आपका एनोफिलिस कॉज नहीं करता। एनोफिलिस जो होता है वो आपके गंदे पानी पे बैठते हैं, ऐसे फीमेल मॉस्किटो होते हैं गंदे पानी पे बैठते हैं। तो गंदे पानी पे एक होता है डिजीज आपका फिलेरियासिस, इट इज आल्सो नोन एज एलिफेंथियासिस। एलिफेंथियासिस भी बोला जाता है इसको। इसमें आपके पैर जो होते हैं ना, आपके पैर वो आपके एलिफेंट की फूट की तरह हो जाते हैं। एलिफेंट के जो पैर होते हैं आपके, मतलब आपके पैर जो होते हैं आपके एलिफेंट की फूट की तरह होते हैं, इसको हम कहते हैं एलिफेंथियासिस। मेनली इनको कौन कॉज करता है, मेनली इनको कॉज करते हैं आपके फिलेरियल वॉर्म्स या फाइलेरियल वॉर्म्स। ये आपके कहाँ पाए जाते हैं, आपके पाए जाते हैं आपके बेसिकली, ये पाए जाते हैं आपके बेसिकली गंदे पानी में ऐसे वॉर्म्स होते हैं, और गंदे पानी पे आपके मॉस्किटो भी बैठते हैं। तो गंदे पानी में क्या पता है वो पैथोजन पाया जाता है जो कि ये कैरी कर लेते हैं, या फिर कौन कैरी कर लेता है आपको, फीमेल मॉस्किटोस, एनोफिलिस मॉस्किटो। और असली अगर इन दोनों ने आपको काटा तो बीमारी क्या होगी, आपके फिलेरियासिस होगी, और इसमें आपके पैर जो होंगे वो हाथी के पैर की तरह स्वेल हो जाएंगे। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन बी। देखो, फॉलोइंग प्लांट हार्मोन्स और उनके फंक्शंस है। ये आपका प्लांट हार्मोन है इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इट इज अ काइंड ऑफ ऑक्सिन। जो लेकर सुनो, इथालिन और जीटेन होता है आपका साइटोकिनिन। ये इनके कुछ नाम होते हैं अलग अलग, मतलब एग्जांपल है इनके। इंडोल 3 एसिटिक एसिड, ऑक्सिन एक टाइप का, रूटिंग इन कटिंग। बेसिकली होता क्या है कि ऑक्सिन जो होता है ना आपके ना टिप पर प्रेजेंट होता है, शूट के टिप पर, और ये आपके लेंथ बढ़ाने में हेल्प करता है। आप बेसिकली प्लांट की हाइट बढ़ाने में काम करता है। तो रूटिंग कटिंग करने के बाद भी आपकी ऊपर की तरफ से तो हाइट बढ़ती रहती है। तो हाँ, ये काम जो है ऑक्सिन का काम है। जिबरलिक एसिड या GA3 या जिबरलिन आपके स्टोमेटल क्लोजर नहीं करता, ये कौन करता है आपका एब्सिसिक एसिड, ये भी है एब्सिसिक एसिड कॉज करता है ये आपके जिबरलिन कॉज नहीं करते। इथाइलिन या इथिलीन क्या काम करता है आपके फ्रूट्स रिपेनिंग, फ्रूट्स को पकाने का काम करते हैं, हाँ करते हैं। आपने देखा होगा
बेसिकली आपका कैल्शियम कार्बाइड जो होता है ना, आपके एक टाइप का क्या होता है, इथाइलिन होता है, जो कि क्या काम करता है, आपके फ्रूट स्ट्रिपनिंग में हेल्प करता है, फ्रूट्स को पकाने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो हाँ, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। ये जियाटिन जो मैंने आपको बताया भी क्या होता है, एक टाइप का साइटोकिन्स होता है, और साइटोकिन्स आप सेल डिवीजन ही तो करवाता है। तो ठीक है, फर्स्ट ठीक है, थर्ड ठीक है, और फोर्थ ठीक है। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट करेक्टली मैच कौन सा होगा, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ है, फर्स्ट एंड थर्ड है, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ नहीं है। तो इसको ऐसा करो, ये कर लो, ऑप्शन बी में जो बीच में सेकंड है उसको 3 कर लो। ठीक है, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। तो आपका ऑप्शन बी जो है क्या आपका सही ऑप्शन है, जिसमें आप कह सकते हो कि आपका गिबलिक एसिड का यहाँ पे गलत मैच हो रखा है, बाकी सबके जो है सही मैच हो रखे हैं। ठीक है, a simple sequence in which grass grows, a cow eats the grass, a human eats cow, drinks its milk is an example of। देखो, ये ग्रास क्या होता है आपका प्रोड्यूसर, काउ क्या होता है आपका कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, और ह्यूमन क्या होता है आपका सेकेंडरी कंज्यूमर, क्योंकि वो गाय को खाता है या फिर उनका दूध पीता है। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ, ये आपका सिंपल एग्जाम्पल ही तो है। ग्रास उगा सनलाइट की हेल्प से, उसको फिर किसने खाया, आपके गाय ने, फिर गाय का दूध किसने पिया, आपके ह्यूमन ने। ठीक है, तो बेसिकली आप कह सकते हो, आप सीक्वेंस तो चलता आ रहा है, इसमें कुछ नई चीज तो है नहीं, तो नहीं, या फिर इसमें कुछ ऑल्टरनेशन तो है नहीं। तो ये आपका सिंपल क्या है, सिंपल फूड चेन ही तो है आपका, ये सिंपल फूड चेन है आपका, कोई इसमें तो दिक्कत है ही नहीं। या फिर कुछ ऑल्टरनेशन नहीं, कुछ ज्यादा अलग चीज नहीं हो रही कि इसमें कुछ वैरी कर रहा है, ज्यादा नहीं कुछ वैरी नहीं कर रहा है, बहुत सिंपल फॉर्म में। तो आपको क्या फूड चेन का एग्जाम्पल होगा ये आपका। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, a doctor advises a patient to take plenty of citrus fruit, guavas, tomatoes, amlas over a period of 2 months regularly. What do you think is complaint of the patient? पेशेंट को बोला गया कि खट्टे फ्रूट्स खाओ, सिट्रिक एसिड इसमें होता है, गुआवास खाओ, टोमेटोज खाओ, आमलास खाओ, ज्यादा खाओ 2 महीने तक। तो बेसिकली पेशेंट को कौन सी बीमारी होगी, कौन सी दिक्कत होगी आपके पेशेंट को, सॉफ्टनेस एंड पेन इन बोन्स, बेंडिंग ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। अगर बोन्स में होता तो बोलता ना धूप में जाने के लिए विटामिन D3 खाने के लिए, तो वर्टिब्रल कॉलम में भी दिक्कत नहीं है। गम्स स्पॉन्जी, स्वेलन एंड ब्लीड इजिली। गम्स आपके बहुत ज्यादा क्या है, आपके स्पॉन्जी हैं, बड़े हैं, और बहुत ज्यादा इजिली खून निकल जाता है। इसका देखते हैं, ब्लड विजन, बर्निंग एंड ड्राइनेस ऑफ आई, टंग, क्रैकिंग ऑफ स्किन ऑफ एंगल ऑफ माउथ। ब्लड विजन हो गया आपका, बर्निंग ड्राइनेस ऑफ आई हो गया आपका, मतलब ये ब्लाइंडनेस को लेकर के कुछ ना कुछ, क्रैकिंग ऑफ स्किन हो गया आपका। ठीक है, तो ये भी आपका विजन से रिलेटेड होता है। विजन से रिलेटेड तो ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स बोलते हैं खाने के लिए, या उसको हम बोलते हैं बेसिकली खाने के लिए, ठीक है, कैरेट वगैरह खाने के लिए बोलते हैं, लेकिन ये नहीं बोला इसमें। सिट्रस फ्रूट बोला, खट्टा फ्रूट बोला, आमला भी तो थोड़ा खट्टा ही होता है। बाकी आपका ऑरेंज हो गया, वो भी तो खट्टा ही होता है। एक्सट्रीम वीकनेस, स्वेलिंग एंड पेन इन लेग्स, लॉस ऑफ एपेटाइट, हेडेक। तो बेसिकली ये सारी चीजें किसकी वजह से होता है, आपका लॉस ऑफ एपेटाइट हो गया, आपका ब्रेन में फंक्शनिंग अगर ढंग से ना हो तो हाइपोथैलेमस आपको भूख नहीं लगवाता। अगर आपके बॉडी में डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा है तो आपको हेडेक होता रहता है फालतू बिना किसी बात के। वीकनेस आपकी बॉडी में नहीं होती। देखो, सिट्रस फ्रूट्स में आपके क्या आते हैं, ऑरेंज आते हैं, आपके लेमन आते हैं, आपके खट्टे फ्रूट्स, गुआवा, टोमेटोज, आमलाज। देखो इन सब में ना एक चीज बहुत कॉमन होता है, इन सब में ना बेसिकली इन सब में विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है, अच्छा खासा अमाउंट होता है विटामिन सी का। गुआवा ले लो आप, ऑरेंज ले लो आप आमला ले लो, इन सिट्रस फ्रूट ले लो, इन सब में विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है। तो कहीं ना कहीं अगर वो बार बार पेशेंट को बोला कि भाई तू विटामिन सी खाओ, विटामिन सी खाओ, विटामिन सी में क्या मिलता है ज्यादा, क्या होता है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से क्या होता है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी जो होता है आपको बेसिकली ब्लीडिंग गम्स, स्कर्वी होता है, स्कर्वी। आपके गम्स में स्वेलिंग आ जाती है, दिक्कत आ जाती है, खून निकलने लग जाता है, तो उसकी कंप्लेन क्या रही होगी आपकी, ब्लीडिंग गम्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द एक्सेसिव क्रोनिक यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कॉज uncontrollable trembling, unable to converse and victim of terrifying hallucination। किस चीज को अगर आप ज्यादा इनटेक करोगे अपनी बॉडी में, अगर आपकी बॉडी में वो ज्यादा जाएगी तो आपकी बॉडी में बेसिकली क्या क्या होगा, कांपते रहोगे, आप ट्रेम्बल करते रहोगे, अनेबल टू कन्वर्ट, आप प्रोसेस नहीं कर पाओगे चीजों को, विक्टिम ऑफ टेरिफाइंग हेलुसिनेशन, उसको ना बार बार पता नहीं दिमाग में
ऐसे हेलुसिनेशन आता रहेगा कि मेरे सामने कोई खड़ा है, मेरे सामने से कोई आ रहा है, मेरे सामने कोई जा रहा है, मतलब बहुत ज्यादा हेलुसिनेशन आता रहेगा उसको। तो किस चीज को ज्यादा लेने से ऐसा होता है? बेसिकली जो हमारे ये मतलब इसमें से कौन सा ऐसा ड्रग है, कौन सा ऐसा चीज है जो कि हमारे बेसिकली फोरब्रेन को अच्छा खासा अफेक्ट करता है। फोरब्रेन को, इसमें आपके सेरिब्रम को बहुत अफेक्ट करता है। अगर आपको हेलुसिनेशन आ रहा है तो आप अपनी थिंकिंग कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आप अपनी मेमोरी कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तभी तो आप देख रहे हो कि मेरे सामने से कोई आ रहा है, जा रहा है, या फिर आप ट्रेम्बल करे जा रहे हो, या फिर आप ढंग से रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे। तो रिस्पॉन्स करना, ट्रेम्बल करना, ढंग से सोच नहीं पाना, ये कौन काम करता है? आपका सेरिब्रम करता है ना, जो कि फोरब्रेन में प्रेजेंट होता है। तो ये आपका ढंग से काम नहीं कर रहा। तो बेसिकली कौन सा ऐसा चीज है जो कि आपके साइब्रम को ढंग से काम करने नहीं देता? तो ये होता है आपको बेसिकली 2 कार्बन वाला अल्कोहल विच इज इथेनॉल, C2H5OH। ये आपके दिमाग को थोड़ा सा ऐसे चेंज कर देता है, जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि सेरिब्रम ढंग से फंक्शन नहीं कर पाता और आपको हेलुसिनेशन आता रहेगा, ढंग से रिस्पॉन्स नहीं कर पाओगे और आप कांपते रहोगे, टेम्परिंग करते रहोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पावरफुल आई इरिटेंट प्रेजेंट इन द स्मोक। स्मोक में हम देखें, स्मोक में क्या होता है? आपके स्मोक होता है और फॉग होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्मोक। ठीक है, इसमें ऐसा क्या पाया जाता है, ऐसा क्या पाया जाता है जो कि आई इरिटेंट होता है, आपके आईज में इरिटेशन कॉज करेगा, और क्या होगा? आपके आंखों से बार बार पानी निकलता रहेगा, आंसू निकलते रहेंगे, अनकंट्रोलेबल आपके आंसू पे आंसू, आंसू पे आंसू, आंसू पे आंसू निकलते रहेंगे आपके। तो क्या पाया जाता है? देखो, ओजोन से आपके आंखों से लेने देना कुछ भी नहीं है, ना नाइट्रिक ऑक्साइड का, ना आपके सल्फर डाइऑक्साइड का। ठीक है, ये आपके स्किन में कॉज कर सकता है। नाइट्रिक ऑक्साइड भी आपको कुछ नहीं करता। देखो, एक होता है ना आपका पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट होता है। ठीक है, पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट होता है, इसको ना हम क्या बोलते हैं? लैक्रीमेटर बोलते हैं, लैक्रीमेटर। अब आपको बताता हूँ एक होता है क्या लैक्री, LACHRY। आपका ना जो आंखों पे जो ग्लैंड होता है ना, आंसू वाले जो ग्लैंड होते हैं, उसको हम लैक्रिमल ग्लैंड बोलते हैं। लैक्रिमल ग्लैंड, जो आंसू वाले ग्लैंड होते हैं, जो टीयर ग्लैंड होते हैं, टीयर ग्लैंड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? लैक्रिमल ग्लैंड। तो आपका बेसिकली पैरोक्सिल पैरोक्सी एसिटिल जो होता है आपका, वो क्या होता है? एक लैक्रीमेटर होता है बेसिकली। अगर आपके बॉडी में आईज में लैक्रीमेटर गया तो आपके आईज में इतना तगड़ा इरिटेशन कॉज करता है, तो ना आपके वाटरी आईज हो जाते हैं, पानी निकलते रहते निकलते रहता निकलते रहते, क्योंकि आपके लैक्रिमल ग्लैंड को क्या करता है? एक्टिवेट कर देता है बहुत ज्यादा। और अगर आप रोते रहोगे, मतलब आपकी आंसू से आंसू निकलता रहेगा, तो आपकी आंखों से सॉल्ट भी निकलता रहेगा, पानी निकलता रहेगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, वैसे आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा वीकनेस आ जाएगी। ठीक है, तो आपका बेसिकली पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट जो होता है, उसको हम लैक्रीमेटर के नाम से जानते हैं, जो कि आपके लैक्रिमल ग्लैंड या टीयर ग्लैंड को एक्टिवेट कर देता है, इस वजह से आप बार बार आपकी आंखों से पानी आता रहता है। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग ह्यूमन डिजीज, अनीमिया, हीमोफीलिया, ल्यूकीमिया, फिनाइलकीटोनुरिया, व्हिच आर द फॉलोइंग डिजीज आर हेरिडिटरी इन नेचर। 4 डिजीज दे रखे आपको, 4 डिजीज, और उसमें बोला गया कि कौन से आपके हेरिडिटरी नेचर के, हेरिडिटरी मतलब जो आपके पेरेंट्स से हुए हैं बेसिकली। अनीमिया होता है खून की कमी। खून की कमी हमें हमारे पेरेंट्स से थोड़ी ना मिलता है। ये अगर आपकी बॉडी में आयरन का लेवल बहुत कम है, अगर आपकी बॉडी में आयरन बहुत कम है, तो आपको जो बीमारी कौन सी होगी? आपको बीमारी अनीमिया। ठीक है, एक होता है हीमोफीलिया, इट इज ऑल्सो नोन एज रॉयल डिजीज, जो क्वीन विक्टोरिया इसकी जो कैरियर थी। हाँ, ये आपके पेरेंट्स से आपके बच्चों में हो सकते हैं, फैलते हैं ये आपका हेरिडिटरी हो सकता है। इसमें क्या होता है कि आपका ना क्लॉटिंग फैक्टर गायब भी हो जाता है, तो आपका ब्लड ना क्लॉट ही नहीं हो पाता। अगर एक भी आपको पिंच लगा, ब्लड निकलते 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 आपका सारा ब्लड निकल जाएगा, फिर डेथ हो जाएगी, क्योंकि आपकी बॉडी में क्लॉटिंग फैक्टर्स है ही नहीं। ल्यूकीमिया, इट इज ऑल्सो नोन एज ल्यूकोसाइटोसिस। व्हाट डू मीन बाय ल्यूकोसाइटोसिस? का मतलब क्या होता है? ल्यूको मतलब होता है आपका व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड मान लो। साइटोसिस का मतलब होता है सेल डिवीजन, व्हाइट ब्लड का सेल डिवीजन। अगर आपकी बॉडी में ब्लड में व्हाइट ब्लड सेल का लेवल बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, आप ये मत सोचना व्हाइट ब्लड सेल अगर आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है, अगर आपके माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल करता है, तो ये बेसिकली बहुत अच्छी बात है। आपके ब्लड में व्हाइट ब्लड ज्यादा होने का मतलब ये है कि आपका ब्लड जो इन्फेक्शन से लड़ रहा है, इसकी वजह से वहां पे डब्ल्यूबीसी ज्यादा चाहिए। बेसिकली मोस्ट प्रोबेबली आपको क्या हो सकता है? ल्यूकीमिया, फिर आपको ब्लड कैंसर हो सकता है। लेकिन ब्लड कैंसर भी जो होता है ना आपका, ब्लड कैंसर आपका हेरिडिटरी नहीं होता।
मतलब बेसिकली आपके कैंसर तो नहीं ही होते हैं, क्योंकि ल्यूकीमिया जो होता है आपके टाइप क्या होता है, ब्लड कैंसर होता है, ठीक है। तो आप कह सकते हो ल्यूकीमिया जो है आपका हेरिडिटरी नहीं होता, ये होता है फिनाइल कीटोनूरिया। ये आपका हेरिडिटरी होता है। इसमें क्या होता है, एक आपका सब्सटेंस होता है आपकी बॉडी में, उसको हम क्या बोलते हैं, फिनाइल, जिसको कन्वर्ट होना होता है आपके यूरिया में, जो कि कन्वर्ट हो नहीं पाता, इसकी वजह से आपकी बॉडी में यूरिया का अमाउंट थोड़ा बढ़ने लग जाता है ज्यादा। तो ये आपका हेरिडिटरी है, मतलब आपके पेरेंट्स से आपने फैल सकता है। सेकंड और फोर्थ पार्ट जो है आपका सही है। तो सेकंड और फोर्थ वाला ऑप्शन कौन सा आपका जो हेरिडिटरी नेचर में, आपका डी, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। Next, a healthy freshwater fish is placed in salt water. The expected consequence of this would be that एक हेल्दी फ्रेश वाटर को, एक हेल्दी फ्रेश वाटर फिश को अगर आपके सलाइन कंडीशन में डाला जाता है या फिर सॉल्ट वाटर में डाला जाता है तो क्या होता है। देखो, ये नॉर्मली मान लो आपका फिश है, ठीक है। ये क्या था, फ्रेश वाटर था, फ्रेश वाटर में रहता था पहले। फ्रेश वाटर का मतलब क्या है कि बाहर जो है ना, बाहर बाहर मिनरल्स का अमाउंट क्या है, कम है, सॉल्ट कम है क्योंकि, तो मिनरल्स का अमाउंट क्या होगा आपका, कम, ठीक है। ये पहले कौन सॉल्यूशन में रहता था, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, हाइपोटोनिक क्योंकि मिनरल्स क्या बाहर कम है। तो इसका मतलब क्या होता था कि इसकी बॉडी में मिनरल्स आते थे, फ्लो करके बॉडी में जो भी काम होता था हो जाता वो बाहर निकल जाते थे। लेकिन जब इसको डाल दिया मैंने सॉल्ट वाटर में, सॉल्ट वाटर में क्या होता है, मिनरल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, सॉल्ट बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है आसपास इसके, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बन जाता है, हाइपरटोनिक। तो इसका मतलब क्या है कि अब जो इसकी बॉडी में जो वाटर होगा ना, इसकी बॉडी में जो वाटर होगा, फ्रेश वाटर जो फिश थी इसकी बॉडी में, इस बॉडी में तो वाटर होगा, और बाहर ज्यादा क्या है, बाहर ज्यादा है सॉल्ट। और सॉल्ट सुना आपने, सॉल्ट कैसा होता है, सॉल्ट होता है आपका हाइड्रोफिलिक, मतलब पानी को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है, पानी को बहुत ज्यादा खींचता है। ये सॉल्ट जो होता है पानी को बहुत ज्यादा होल्ड करके रखता है। तो अगर इसके आसपास सॉल्ट बहुत ज्यादा है, इस फिश के आसपास सॉल्ट बहुत ज्यादा है, तो सॉल्ट क्या काम करेगा, सॉल्ट जो है आपका इस फिश की बॉडी से ना पानी बाहर निकालने लगेगा, इस फिश की बॉडी से पानी को बाहर निकालने लगेगा, क्योंकि सॉल्यूशन क्या है, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक हो गया। मतलब अच्छा खासा पानी जो है फ्रेश वाटर में ज्यादा और आसपास के एरिया में पानी कम है और मिनरल ज्यादा है, मतलब पानी तो है लेकिन मिनरल्स बहुत ज्यादा है, सॉल्ट बहुत ज्यादा है। तो वो ऑब्वियसली जो फिश के अंदर जो पानी है उसको एब्जॉर्ब करने लग जाएंगे बाहर का सॉल्ट, तो फिश की बॉडी से सारा का सारा पानी बॉडी से बाहर निकल जाएगा, फिश की बॉडी से सारा का सारा पानी बॉडी से बाहर निकल जाएगा और फिश आपकी डिहाइड्रेट होकर के मर जाएगी। द फिश बिकम्स डिहाइड्रेटेड एंड डाइज। इसमें क्या ब्लोटेड, ब्लोटेड क्या होगी, फिश फूल तो ना जाएगा इसमें आपका, ना उसका पेट भरेगा तो कुछ। द फिश सफर फ्रॉम फंगल और बैक्टीरियल डिजीज एंड डाइज। फिश आपका बैक्टीरियल या फंगल इंफेक्शन तभी आएगा उसको जब वहां पे कोई पैथोजन प्रेजेंट है, जरूरी तो नहीं कि पैथोजन प्रेजेंट ही होगा। देयर इज नो ऑब्जर्वेबल इफेक्ट ऑन द फिश प्रोवाइडिंग सफिशिएंट फूड। ऐसा कुछ नहीं है, फूड का तो कुछ नहीं देना है ही नहीं। अगर इसके आसपास सॉल्ट बहुत ज्यादा है, इसके आसपास मिनरल बहुत ज्यादा है, तो वो सब होते हैं आपके हाइड्रोफिलिक होते हैं, वो आपके वाटर लविंग चीजें होती हैं जो कि आपके पानी को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं आपका वो फिश का हो जाएगा, डिहाइड्रेट हो जाएगा और आपका मर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AIDS is caused by human immunodeficiency virus HIV. The transmission of HIV infection generally occurs through। एड्स जो होता है आपका HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस की वजह से होता है। और ये मेनली क्यों होता है, जनरली क्यों होता है, क्या गंदा खाना खाने से, गंदा पानी पीने से, ट्रांसफ्यूजन ऑफ कॉन्टामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स, इनहेलिंग पोल्यूटेड एयर, या फिर शेकिंग हैंड्स विद इन्फेक्टेड पर्सन। देखो पहली बात एड्स का ना, एड्स का एक बेसिक सा चीज देख लो, एड्स का होता क्यों है, इंटरमिक्सिंग ऑफ bodily fluids from infected person to healthy person। बहुत सिंपल सी बात है, इंटरमिक्सिंग ऑफ बॉडीली फ्लूइड, बॉडी का फ्लूइड, इन्फेक्टेड पर्सन के बॉडी का फ्लूइड अगर हेल्थी पर्सन की बॉडी के फ्लूइड में जाकर के मिक्स होगा तो उसको एड्स हो सकता है किसी भी मीन से, चाहे वो ड्रग अब्यूज करता है,
मान लो कुछ घेरा बना करके बच्चे बैठे हैं, यंगस्टर्स बैठे हुए, उन्होंने एक ने ड्रग लिया अपने बॉडी में इंजेक्शन के थ्रू, ऐसे वो सर्कल में जाता रहा। मान लो कोई एच आई वी इन्फेक्टेड इंसान बैठा हुआ है, उसने अपने बॉडी में लिया, उसके जो एच आई वी के फैक्टर्स थे वो अब नीडल पे आ जाएगा, उसके बाद जो जो यूज करेगा सब में उसका ब्लड चला जाएगा, तो एड्स हो सकता है। इन्फेक्टेड सिरिंजेस यूज करने से, इन्फेक्टेड नीडल्स यूज करने से जिसमें एच आई वी के वायरस पहले से प्रेजेंट है वो हो सकता है। क्योंकि बेसिकली जैसे मान लो बार्बर जो होता है, बार्बर क्या काम करता है, बार्बर आपका हर बार आपके शेविंग करने से पहले या दाढ़ी बनाने से पहले आपका क्या करता है, वो ब्लेड चेंज करता है ना, क्योंकि उसको नहीं मालूम कि सामने वाला इंसान एचआईवी पॉजिटिव नेगेटिव है। मान लो वो आपका शेविंग कर रहा है, आपके कट लग गया और वो आपके ब्लड में एचआईवी प्रेजेंट था, अब वो उसके सरफेस पे प्रेजेंट हो गया ना आपके ब्लेड पे, अब वो ब्लेड वाकर दोबारा किसी दूसरे पे यूज करेगा हेल्दी पर्सन पे, और आपका ब्लड जाकर के उसमें मिक्स हो गया, तो क्या उसको एड्स हो सकता है। हाँ, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी हो सकता है। बॉडी फ्लूइड्स में क्या क्या आता है, आपका ब्लड आता है, स्पर्म आता है, वेजाइनल फ्लूइड आता है, अगर ये इन्फेक्टेड पर्सन का हेल्दी पर्सन में जाकर के मिक्स हो गया तो उसको एड्स हो सकता है, उसको डेथ हो सकती है। हाँ, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे भी अगर आप ढंग से फैक्ट, मान लो ब्लड बैंक में कोई बहुत गांव वाला ब्लड बैंक है, वहां पर ना हो सकता है कि किसी रीजन की वजह से ढंग से फैक्टर्स चेक नहीं किया और किसी इंसान का एड्स वाला एच वाला भी ब्लड ले लिया, और वही ब्लड किसी और को अगर हमने डोनेट कर दिया तो उसकी बॉडी में वो एच के फैक्टर्स आ जाएंगे और उसको भी एड्स हो जाएगा। तो क्या होगा सही आपका, ट्रांसफ्यूजन ऑफ कॉन्टेमिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स। अगर देखो ब्लड प्रोडक्ट्स और बेसिकली ब्लड भी कोई खाता है या फिर इनटेक करता है, इसलिए होता है ना कुछ कुछ लोग बहुत ऐसे ऐसी जगह पे ना, जैसे मान लो जहाँ पे हाइजीनिटी ज्यादा नहीं होती, अगर वहां पर बहुत ज्यादा लोग ऐसे खाते हैं खाना, एनिमल का मीट खाते हैं, जो अदर एनिमल्स का मीट खाते हैं बेसिकली, अगर मान लो उसमें ढंग से उनकी ब्लड क्लीन नहीं करी गई और वो आप इंजेस्ट कर लोगे, खा लोगे, तो आपकी बॉडी में भी बीमारी हो सकती है। सही ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन बी। Under the electron microscope, you observe a cell, three different types of large organelles, each bounded by two membranes. The cell is most likely, बोला गया कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आपने देखा कि एक सेल के पास तीन डिफरेंट टाइप के लार्ज ऑर्गेनल्स, बड़े बड़े ऑर्गेनल थे, और सबके पास दो दो मेम्ब्रेन, सबके पास दो दो मेम्ब्रेन थे। तो बेसिकली क्या होगा, वो एनिमल का होगा, फंगस होगा, बैक्टीरिया, देखो बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक्स है, उसको हटा दो, फंगस भी होता है ठीक ठाक, वेल डेवलप्ड होता है, लेकिन उसके पास इतने नहीं होते। एनिमल के पास देखो, एनिमल के पास एक माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एक ईआर हो गया, बस इसके पास, एनिमल के पास दो ही पाए जाते हैं, एनिमल भी निकाल दो। प्लांट के पास क्या है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया है, आपका ईआर है, और आपका क्या है, क्लोरोप्लास्ट। ये तीन आपके डबल लेयर्ड होते हैं, दो लेयर होते हैं, बाई लेयर्ड ऑर्गेनल होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं इनके ऑर्गेनल, ठीक है। इसकी वजह से आप क्या कहोगे, किसी माइक्रोस्कोप में देखा मैंने एक सेल के पास तीन बड़े बड़े लार्ज ऑर्गेनल्स के पास दो लेयर, दो मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, कौन सा होगा आपका, प्लांट होगा, ठीक है, क्या होगा आपका, वो प्लांट। The cells that are directly concerned with phagocytosis of foreign bodies in reticuloendothelial systems are, देखो पहली बात क्या बोला गया, फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है, खा जाना। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है कि कोई ऐसा सेल जो है वो किसी दूसरे सेल को खा जा रहा है, किसी को मार करके खा जा रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस। फैगो मतलब खा जाना, साइटोसिस मतलब सेल के एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कौन से सेल्स है जो कि खा जाते हैं, रेटिकुलर सेल्स है। अभी हमने देखा था कि बेजल फ्रेम बनाते हैं या आपके बोन मैरो का, लिवर का, ये नहीं होता। मोनोसाइट्स आपके बेसिकली फॉर्मेशन कराती होगा, लेकिन ये नहीं होता। इजनोफिल्स और बेजोफिल्स जो होता है आपके एलर्जिक रिएक्शंस कॉज करवाते हैं, आपकी बॉडी में फॉर्मेशन करवाते हैं आपके एंटीबॉडीज का, लेकिन एलर्जिक रिएक्शंस कॉज करवाते हैं, लेकिन आपके मैक्रोफेज या दूसरे पार्ट को नहीं खा जाते। देखो तो आपके मैक्रोफेजेस, देखो इसमें भी फेजेस लगा हुआ है ना, मतलब खा जाते कहीं ना कहीं। तो मैक्रोफेजेस जो होते हैं आपके, मान लो कि अगर आपकी बॉडी में कोई ऐसा सेल जो इन्फेक्ट हो चुका है या फिर कोई ऐसा पार्ट जो इन्फेक्ट हो चुका है, तो मैक्रोफेज क्या काम करते हैं, एक प्रोसेस स्टार्ट करवाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस। आपको याद है अमीबा था, अमीबा, अमीबा ये छोटे मोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एंगल्फ कर जाता था ना, एंगल्फ कर जाता था ऐसे अपने आप को डिवाइड करके, ताकि ये जो है अंदर चला जाए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर चला जाए। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस ही बोलते हैं, जिसमें हम छोटे मोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खा जाते हैं, मतलब सेल बेसिकली, हम तो नहीं, सेल बेसिकली, तो उसको क्या बोलते हैं, मैक्रोफेज ऑफ फैगोसाइटोसिस।
तो कौन से बेसिकली सेल्स होते हैं जो कि आपके फेगोसाइटोसिस परफॉर्म करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, मैक्रोफेज। ठीक है, the wall of left ventricle is much thicker than that of right ventricle because left ventricle जो wall होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल का जो वॉल होता है राइट वेंट्रिकल से बहुत ज्यादा थिक होता है और बड़ा होता है। उसका रीजन क्या है? पहली बात तो देखो, लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल, इसको ब्लड कहाँ भेजना है? इसको ब्लड भेजना बहुत दूर, बॉडी पार्ट्स तक भेजना, अलग अलग बॉडी पार्ट्स, हमने भी बताया भी था। किसके थ्रू भेजता है? आपके आउटा के थ्रू भेजता है, सबसे लॉन्गेस्ट आर्टरी जो होता है आउटा। ठीक है, जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि, और इसको ब्लड कौन देता है? आपका राइट एट्रियम। कौन सा ब्लड देता है? आपका डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड देता है, डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड देता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो, इट पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड विद ट्रेमेंडस फोर्स टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ये बेसिकली इसमें अगर ऑप्शन देखोगे, इट एकोमोडेट्स मोर ब्लड, क्या इसको ज्यादा ब्लड चाहिए? नहीं, ब्लड का इसका लेना देना ज्यादा क्वांटिटी से लेना देना नहीं है इसका। इट रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड विद ट्रेमेंडस फोर्स, क्या इसके पास जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है वो बहुत ज्यादा फोर्स से मिलता है? नहीं, आर्टरी में आपका धीरे धीरे ब्लड देता है, तो ये भी इनकरेक्ट है। इट पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है बहुत ज्यादा फोर्स के थ्रू, ताकि सभी बॉडी पार्ट्स, सभी अलग अलग पार्ट्स को आपका ब्लड मिल जाए। देख सकते हो, लेफ्ट वेंट्रिकल आपका बहुत थिक होता है, तो इसको बहुत तेज प्रेशर के साथ आपके ब्लड को दूर भेजना होता है बेसिकली, इसलिए इसको ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है। इसकी वजह से इसका जो थिकनेस होता है बाकी वाले आपके राइट वेंट्रिकल से थोड़ी ज्यादा होती है। तो हाँ, आपका ऑप्शन सी जो सही ऑप्शन है आपका। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्रॉस ब्रिजेस कैन कॉज मसल कॉन्ट्रैक्शन। क्रॉस ब्रिज आपको मसल कॉन्ट्रैक्शन कॉज करता है। दे आर एबल टू ऑसिलेट बैक एंड फोर्थ, हुक अप विद एक्टिव साइट्स ऑन एक्टिन फिलामेंट्स। वो आपके ऑसिलेट करते आगे पीछे और आपके एक्टिव फिलामेंट्स के साथ ऐसे हुकअप हो जाते हैं। द ब्रिजेस इनेबल द थिन फिलामेंट्स टू पुल द थिकनेस फिलामेंट्स बाय काइंड ऑफ बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। तो ब्रिज जो होता है फिलामेंट्स को ऐसे आगे पीछे ऐसे खींचता है। A single bridge thus hooks on active site, pulls the thin filaments a short distance, then release on again hooks on the next active site. पहले बोला कि पहले इसको फिलामेंट पे ऐसे एक्टिव हुआ, फिर इसको पीछे करा, फिर ऐसे वापस गया, फिर नेक्स्ट जो था उस पे चिपका, फिर ऐसे आगे पीछे करा, तो ऐसे आगे पीछे करते रहता है क्या? तो अगर आप देखोगे क्रॉस ब्रिज, ये क्रॉस ब्रिजिंग की बात किसमें कर रहे हैं? एक होता है आपका एक्टिन और एक होता है आपका मायोसिन। ये दो आपके मसल्स के प्रोटीन होते हैं, मायोसिन और एक्टिन। एक्टिन और मायोसिन ना आपस में से कनेक्ट करके ब्रिज वाला स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। तो हाँ, क्रॉस ब्रिज की वजह से मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये स्टेटमेंट आपका ठीक है। फिर क्या आपका, दे आर एबल टू ऑसिलेट बैक एंड फोर्थ, हुक अप विद एक्टिव साइट। देखो आपका होता है क्या है ना, एक्टिव साइट होता है, एक्टिन पे भी एक्टिव साइट की वहीं पर वो कनेक्ट होगा, खाली मायोसिन जो हर जगह कनेक्ट नहीं होगा। यहाँ पर कुछ एक्टिव साइट्स होते हैं, एक्टिव साइट होने के बाद ही क्या करेंगे, आपके टू एंड फ्रो मूवमेंट करते हैं। एक्टिव साइट्स होना जो बहुत जरूरी है। तो हाँ, सेकंड स्टेटमेंट आपका ठीक है। The bridges enable the thin filament to pull the thick filament by kind of back and forth movement। नहीं, जो आपका थिन फिलामेंट होता है वो आपके थिक फिलामेंट को आगे पीछे नहीं खींच सकता, बल्कि ऑपोजिट होता है। थिक फिलामेंट क्योंकि थिक होता है ज्यादा, तो आपके थिन फिलामेंट को आगे पीछे खींच सकता है, लेकिन थिन थिक को नहीं खींचता है। इसमें ये आपका गलत है। और आपका क्या है, a single bridge thus hooks onto active site। सिंगल ब्रिज जो एक्टिव साइट पे हुक हो जाता है, pulls the thin filament को खींचता है as short distance, then release it again। फिर आपको रिलीज छोड़ देता है। देखो जैसे मैंने कहा था ना, ये आपका एक्टिन है, आपकी मायोसिन है। एक्टिन मायोसिन पे अटैच हो जाता है, फिर थिन फिलामेंट को ऐसे खींचता है, फिर इसको छोड़ देता है एक्टिव साइड को, फिर अगला वाला जो एक्टिन के पास चला जाएगा वापस से इस एक्टिव साइड पे कनेक्ट हो जाएगा, फिर ऐसे खींचेगा, ऐसे टू एंड फ्रो मूव करता रहेगा। तो हाँ, ये स्टेटमेंट भी आपका ठीक है। 1, 2 और 4 के आपका सही है। सही कौन सा? 1, 2 और 4। जो सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, 1, 2 एंड 4। ठीक है, तो बेसिकली ये जो था हमारा, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था, आज के टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन था। तो इसमें हमने वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखे, सेट ऑफ क्वेश्चंस देखे बेसिकली कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। तो ये इंटरेस्टिंग था, ये आपके बहुत ही अलग अलग जगह से क्वेश्चन आए इसमें थोड़े बहुत सेल्स के आए, प्लांट हार्मोन्स के आए, प्लांट्स के आए, डिजीज के आए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के आए, सेल ऑर्गेनिज्म के ऊपर आए। तो बहुत वेरियस टाइप ऑफ डिजीज से क्वेश्चन आए आपके। तो ऐसे अगर आप अलग अलग जगह से क्वेश्चन करते रहोगे, इसमें कुछ मैच द फॉलोइंग भी थे, कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी थे। तो ये आपका सब कुछ मिला जुला करके क्वेश्चन था आज का जो टेस्ट था, ताकि देखो
अगर आप वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चन करो, कुछ आपके डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, कुछ आपके मैच द फॉलोइंग है, कुछ आपके बेसिकली स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आप वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन करते हो तो आपको ना क्लैरिटी मिलती है बेसिकली कि क्या मैं वेरियस टाइप क्वेश्चन कंट्रोल मैं कर भी पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा बेसिकली, ठीक है। तो आप मिक्स बंडल ऑफ क्वेश्चंस अगर आप अटेम्प्ट करते हो वेरिएशन के साथ साथ, ऑल्टरनेशन के साथ साथ, तो आपको बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। आप खाली अगर मान लो खाली डायरेक्ट क्वेश्चन करे जा रहे हो तो हाँ आप डायरेक्ट क्वेश्चंस में आप अच्छा करोगे, ठीक है। अगर खाली आप स्टेटमेंट बेस्ड करो, स्टेटमेंट बेस्ड भी अच्छा है कि बेसिकली उसमें आपको एक क्वेश्चन में 4-5 चीजें देखने को मिलती है। लेकिन अगर मैं मैच द फॉलोइंग की बात करूँ तो अगर आपने स्टेटमेंट बेस्ड ही करा तो मैच द फॉलोइंग में आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप हर क्वेश्चन को मिक्स करो, चाहे आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है, चाहे आपका स्टेटमेंट बेस्ड है, चाहे आपका मैच द फॉलोइंग है, चाहे आपका बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन है, सबको मिक्स करके आप एक बंडल ऑफ क्वेश्चंस बनाओ, बंडल सेट ऑफ क्वेश्चंस बनाओ, आप फिर उसको करो, ठीक है। तो हमने आज ऐसे करा है आपके जो टेस्ट था बायोलॉजी का DM5 वाला। तो ऐसे ही हम आपके टेस्ट के साथ नेक्स्ट क्लासेस में मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।